धनंजय जी, अब एक दो चीजें हैं आपसे इसलिए क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड भी है और इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि भाई धनंजय जी आप आ जाइए। उसका कारण यह है कि आपको 2015 का बिहार इलेक्शन भी याद रखना चाहिए। 2015 का जब बिहार इलेक्शन हो रहा था तो एक महागठबंधन बना था और उस महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, एनसीपी। और उस समय मुलायम सिंह जी भी इनिशियली उस महागठबंधन में आए थे, उसके लीडर थे, सबसे बड़े कद्दावर नेता थे। और उस समय ये जेडीएस और इंडियन नेशनल लोकदल, ये सब लोग आए थे। ये 2015 की बात है, मुझे ठीक से याद है। मोदी जी मुलायम सिंह जी के यहाँ सिफाई में कोई वैवाहिक कुछ कार्यक्रम था, या सगाई थी, या तिलक था, या शादी थी, या कुछ था। मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर सिफाई जाते हैं और उसके एक दो दिन के अंदर ही मुलायम सिंह जी किसी बहुत ही छोटी सी बात पे अपने को उस महागठबंधन से विड्रॉ करते हैं। और पूरे बिहार में उन्होंने, अगर आपको याद हो, पूरे बिहार में उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए थे। अगर उस समय मुलायम सिंह यादव, तो भाई मैं अखिलेश यादव जी को बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोग दे सकते हैं कि उनको शायद उतनी पकड़ नहीं है उनके पिता के कंपैरिजन में। मैं वैसे कह रहा हूं बहुत पकड़ है, लेकिन एज कंपेयर टू मुलायम सिंह जी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि उस समय भी सेबाटॉज करने की कोशिश की गई थी और किसके प्रॉन्ट पे की गई थी ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जनता ने 2015 के इलेक्शन में बिल्कुल ठीक से नकार दिया था वो। जैसा राजेश जी कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जब एक बार जनता मन बना लेती है कि मुझे बीजेपी के साथ वाले दलों को वोट देना है या इसके विपक्ष में जो लोग खड़े हैं, और आज विपक्ष में खड़े हुए सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस है, पूरे देश की भी बात कर रहा हूं, और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा दल नजर नहीं आता है। अगर कहीं कोई मतलब बहस के लिए कहे तो वो बीएसपी कहीं पे भी हो सकती है कि भाई बीएसपी 5%, 3%, 6%, 7%, 8% का एक कांस्टेंट उसका परफॉर्मेंस पिछले 4-5-6 इलेक्शन में रहा है। मैं इस पे आपसे पूछूंगा कि ये अखिलेश यादव जी का जो भी नुकसान करें, लेकिन आत्मघाती कदम नहीं है, क्योंकि लोग देख रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में अगर आप ये कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। मैं थोड़ा इस पे चाहूंगा आपकी टिप्पणी। देखिए, आपने बिहार के संदर्भ में रख दी पूरी बात और राजेश भाई ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में रख दी पूरी। अब मैं दोनों संदर्भों को जोड़ करके मैं कहूं, मैं दोनों देख रहा हूं। मैं ये कहूं कि जो जनता है ना, वो अवेयर है। और इसका उदाहरण मैं दूं कि ये संदर्भ ये जो हुआ कर्नाटक में, वो उसका संदर्भ ले लीजिए कि कर्नाटक में जो है जनता दल यू इस स्थिति में, जनता दल यू नहीं, जनता दल एस इस स्थिति में कह रहा था कि मैं किंग मेकर बनूंगा। फाइनली वो कहाँ रहे कि उनको बीजेपी के साथ अभी आ जाना पड़ा और उनकी पार्टी में भगदड़ मची। तो जो मजबूत दल थे उनकी जगह नहीं बनी कर्नाटक में, और ये संकेत है। ठीक है, सरकार जब बन रही होती है तो अभी जो है भ्रम की स्थिति नहीं है। 2014 में जब चुनाव हुआ था, तब चुनाव था कि कांग्रेस के खिलाफ वोट देना है, बीजेपी को मौका देना है। ये एक सकारात्मक नोट पे चुनाव हुआ था और मोदी जी को वोट मिले, मोदी जी के साथ जो दल थे उनको सीटें मिली। लेकिन फिर 2019 की बात करते हैं तो पुलवामा वगैरह कह देते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि लोगों ने कहा कि भैया एक बार और मौका दे दो यार, एक बार से क्या होता है। एक हमारे समाज में, हमारे गांव में ये भाव है, अच्छा एक बार और इसको मौका दे दो। तो एक बार और मोदी जी को मौका दे दिया। इस बार जो जनता है वो मौका नहीं देना चाहती है, और इस बार जनता चाहती है कि राहुल गांधी को लाया जाए। तो जो राहुल गांधी को लाया जाए जब जनता कह रही है, तो वो बीच में जो भी आड़े आएंगे, जनता के भीतर जो भावनाओं का जो बहाव है वो सबको बहा ले जाएगा। और इसका असर मैं उल्टा देख रहा हूं कि अगर समझिए लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, या जैसा राजेश भाई बता रहे हैं एनसीपी भी सोच रहा है, एनसीपी बेचारा भी महाराष्ट्र में कितना लड़ ले उसी में बड़ा परेशान है। तो वैसा पता नहीं कहाँ जाएगा वहां मध्य प्रदेश में। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, तीन पार्टी तो लड़ सकती हो। लेकिन तीनों पार्टियों के साथ दिक्कत ये होने वाली है कि जब 2024 के चुनाव होंगे तो भी इनके वोट घटेंगे अपने प्रदेश में, जहां मुख्य तौर पे हैं। कांसी राम जब आए थे और जो राजेश भाई बतला रहे हैं कि उस समय फला को हरा दिया, इनको हरा दिया, उस समय कांसी राम एक उम्मीद की तरफ थे, खास करके जो बहुजन समाज, दलित समाज भी नहीं कहूंगा, बहुजन समाज कहूंगा, जो सवर्णवाद से परेशान समाज था एक, उसको लग रहा था कि कांसी राम एक सही बात कर रहे हैं और वो उसका असर पड़ा।
लेकिन क्या मायावती अपने ही प्रदेश में अपना असर रख पाई? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछला चुनाव है, विधानसभा चुनाव, कि इतनी कद्दावर नेता है और उनकी पार्टी में एक सीट है। तो जब उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट है तो मध्य प्रदेश में क्या होना है? तो मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है किसी का कुछ असर नहीं चलना है और जनता अपने तरीके से निर्णय ले चुकी है और उसी निर्णय का आधार है कि नरेंद्र मोदी जी 7 सांसदों को, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उतारते हैं। और मैं कहूंगा कि अभी मैंने इसमें प्रोग्राम भी किया अपने कार्यक्रम में, अपने चैनल पे, कि मोदी जी अभी इस स्थिति में आ गए हैं कि अपने शतरंज के खेल में जैसे होता है ना कि अपने राजा को बचाने के लिए जो है किसी को दाव पे लगा देता है खिलाड़ी, वही हो गया है मध्य प्रदेश में। किसी को भी दाव लगाने को तैयार है वो, और लगा दिया है उन्होंने। अब जो जिस तरह से बयान दिया कैलाश विजयवर्गीय ने, वो तो अपने आप में बतलाता है कि भाई मैं खुश नहीं हूं लेकिन क्या करूं। तो मुझे लग रहा है कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना। हाँ, मुझे एक अंदेशा खाली लगता है कि कमलनाथ जिस तरह से मूव करते हैं, वो कई दफा राहुल गांधी जिस तरह से लड़ना चाहते हैं, वो स्पष्टता दिखाई नहीं पड़ती है। खास करके बार बार मैं बोलूंगा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जिस तरह से वो करते हैं। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि राहुल गांधी के फेवर में एक माहौल है और मुझे पूरे देश में माहौल दिखाई पड़ता है, इवन गुजरात में दिखता है। आप आज देखिए गुजरात में उन्होंने क्या बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बोला है कि जो वाइब्रेंट गुजरात हमने किया था 20 साल पहले और जो दंगा कराया गया था वो किसी की साजिश थी। अब बतलाइए, सब लोग कह रहे हैं कि दंगा में आपके हाथ है, वो कह रहे हैं किसी और की साजिश थी। तो किसकी साजिश थी? क्या कांग्रेस ने दंगा करवा दिया था? अगर कांग्रेस ने दंगा करवाया था तो आप क्या कर रहे थे? आप तो मुख्यमंत्री थे, आपको तो प्लान करना चाहिए था। दिल्ली में भी सरकार आपकी थी, वाजपेयी आपको क्यों बोल रहे थे कि राज धर्म निभाओ? कांग्रेस को बोलते कि भैया राजनीतिक धर्म निभाओ, ये क्या कर रहे हो? तो ये तमाम मिलकर के ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को भी पता चल गया है कि हमारी सरकार 2024 में नहीं आने वाली है और नहीं आने वाला है। जब देखिए ये जो जब ये मध्य प्रदेश और राजस्थान हारेंगे ना, ये तो एकदम जिसको कहते हैं लैंडस्लाइड, वो होने वाला है, भूस्खलन होने वाला है। और बीजेपी में इतने लोग निकल आएंगे खिलाफ बोलने के लिए मोदी जी को कि मोदी जी को भागने की जगह नहीं मिलने वाली। अभी आप खाली उमा भारती अभी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उमा भारती वाजपेयी जी के खिलाफ भी बोलने में हिचकी नहीं कभी, अडवाणी के खिलाफ बोलने में हिचकी नहीं कभी, तो वो तो नहीं हिचकने वाली है। लेकिन बाकी नेता जो उनके पैरों की वजह से या उनकी छाया की वजह से मजबूत हुए हैं, उनको तो लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या अखिलेश यादव की पार्टी हो, कोई डेंट मारने वाली पोजीशन में नहीं। 150, 200, 400 वोट लेके जाइए, आपके अपने हैं वो वोट देंगे। वो आमतौर पे आता ही है। आप अगर देखिए जब भी चुनाव होते हैं तो 20 लोग खड़े रहते हैं, तो किसी को 200 वोट, किसी को 10,000 वोट मिलते हैं। लेकिन क्या जमानत बचाने वाली स्थिति में कोई पार्टियां होंगी? तो मैं कहूंगा कोई पार्टी नहीं होगी जमानत बचाने वाली स्थिति में। सीधी सीधी लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। धनंजय जी, मैं उसी बात पे फिर आ जा रहा हूं। एक तो हमारे एक एसआर सिंह साहब एक दर्शकों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बात राजेश जी कह रहे थे कि बीजेपी ही नहीं, क्षेत्रीय पार्टियां भी चाहती हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाए, क्योंकि वो जो राजेश जी का कहना था कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास जो कांग्रेस का ही वोट बैंक आया और उसी के बूते पे वो जो भी आप जनरल पार्टीज को देख लीजिए। मुझे एक चीज ये भी समझ आ रही है कि केवल रणनीति के रूप में जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वो कहीं कांग्रेस का फायदा तो नहीं करते जा रहे हैं ओवरऑल 2024 के लिए, क्योंकि फायदा इसलिए हो रहा है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव बहुत कम होते जा रहे हैं। मैं उसका उदाहरण आपको समझाऊं। उत्तर प्रदेश में 1 सीट कांग्रेस की, 3 सीट सपा की एज ऑन डेट। तो आप 4 सीट से और कितने कम हो जाएंगे? मतलब आप 4 में कम भी करने की कोशिश करेंगे और मान लीजिए आज भाई इस पे तो कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का वोट अब वो 1% बढ़ता है कि 10% बढ़ता है, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन बढ़ेगा इस पे तो कहीं कोई किसी को उत्तर प्रदेश में भी। मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो भी उनको राय दे रहा है, जहां से भी राय आ रही, एक हमारे दर्शक ने एक उचित बात उठाई है कि उत्तर प्रदेश में कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है। ये 230 सीटों पे लड़ने का पैसा आपके पास कहां से आ रहा है? क्योंकि आज इलेक्शन अब सस्ता इलेक्शन नहीं रह गया है, कोई भी इलेक्शन आप लड़ते हैं वो महंगे इलेक्शन है। तो इस पे भी थोड़ा जरा आपसे एक चीज समझ लें कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए जैसे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो जो भी पोजीशनिंग कर रहे हैं उससे उनकी, क्योंकि मैं अभी भी इस ओपिनियन का हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई उनके पास सामने रोड़ा ही नहीं है। कौन उनसे कह रहा है कि नहीं इतनी सीट चाहिए, इतनी सीट चाहिए? मैं बिल्कुल ठीक दावे के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस में कहीं ये दिक्कत नहीं आएगी कि वो सीट की वजह से उनका गठबंधन टूटेगा। ये सब हरकत कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ हो सकता है।
मैं थोड़ा इस पे उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में आपसे बात कर लूं कि इससे बुरा और क्या इंडिया का होगा। 4 सीटें, 4 सीट से और कितनी कम हो जाएंगी? मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अलग अलग प्रदेशों में लड़ना चाहते हैं, उसको एकदम से निगेटिव अर्थ में भी नहीं देखा जाना चाहिए कि वो जो है एक दूसरे के विरोधी बन के लड़ रहे हैं, उस तौर पे भी नहीं देखा जाना चाहिए। कई दफा होता है कि जिसे नोटा जो क्रिएट किया गया है, वो नोटा इसलिए क्रिएट किया कि भैया इसमें से मुझे कोई पसंद नहीं। तो कई दफा कुछ लोग होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं उस उम्मीदवार को भी, और वो किसी को दे। प्लस एक और बात मानता हूं कि ये प्रैक्टिस भी हो सकती है कि जब लोकसभा चुनाव होगा, क्या तब भी मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कहेंगे हमें 5 सीट दो? क्या ऐसा होगा? क्या आम आदमी कहेगा कि मुझे 8 सीट दीजिए मध्य प्रदेश में? ये नेगोशिएशन होगा? नहीं नेगोशिएशन होगा, उसका कोई तो आधार होगा नेगोशिएशन का। और जब ये पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत आई हैं तो कुछ तो आधार लेकर के आई हैं, ये डिस्कस हुआ होगा कि भैया ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया नहीं है। वैसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि ये एक तैयारी है अपने कार्यकर्ताओं को जोश देने के लिए भी, गर्मी देने के लिए भी, कि आप लगातार लगे रहिए और हम कल को बेहतर करेंगे। मुझे एक ये भी लगता है क्योंकि उनकी यूनिट तो है हर जगह, और हर जगह कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इससे मुझे लग रहा है कि जो पब्लिक में जो मैसेज है, क्योंकि फाइनली मैं बार बार दोहरा दूंगा कि समझ लीजिए बिहार की ही बात करिए, 1 to 1 हो गया एक तरह से। सारे गठबंधन एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, या कुछ और लोग बीजेपी के साथ मिले छोटे बड़े मिलकर के। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? वोट नहीं बटा, ये वाली बात हम मान के नहीं चल सकते। जिस तरह से ये इनको जो सीटें आई थी, ये तेजस्वी यादव को जो सीटें आई, नीतीश कुमार और बीजेपी के रहने के बाद भी इतनी जबरदस्त सीटें आई, और कहा गया कि अगर गड़बड़ी नहीं होती या अगर कुछ और ऐसे लड़ा जाता तो तेजस्वी जीत जाते। ये बात तो बड़ी खुलेआम कही गई, और बीजेपी का इतना मजबूत ये कहा गया और इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बताया गया नीतीश कुमार, और ये जनता तय करती है, और जनता जब तय करती है तो बड़ा क्लियर तय करती है। उस समय जो स्थिति थी 2022 में, जो बिहार की 2022 ही था वो चुनाव हुआ था, हाँ 22 नहीं 20 2020 2020 2020 में जो सिचुएशन थी और आज जो सिचुएशन है उसमें भारी फर्क है, मैं पाता हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी के खिलाफ, खासकर के मोदी जी के खिलाफ भयंकर आक्रोश है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण मैं एक और रख दूंगा कि आपने किसको नहीं तोड़ा, अपने भीतर तोड़फोड़ की, फिर शिवसेना में तोड़फोड़ की, फिर एनसीपी में तोड़फोड़ की, कांग्रेस नहीं टूटी आपसे किन्हीं वजहों से, उसकी वजह अलग है। लेकिन तोड़ने के बाद फाइनली बीजेपी को मिला क्या? बीजेपी के पास महाराष्ट्र में कहने के लिए क्या है? आज भी जान लीजिए, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दोनों हाल में लूजर है। यहाँ पे अब बहुजन समाज पार्टी को उतार दे, समाजवादी पार्टी को उतार दे, आम आदमी को उतार दे, और 2-4 पार्टियों को ला करके उतार दे। परसेप्शन पे बीजेपी जीतती रही, नैरेटिव पे जीतती रही। नैरेटिव और परसेप्शन दोनों बीजेपी के खिलाफ है। और इसका एक और लेटेस्ट उदाहरण जो है AIADMK है, जिसने कहा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, और आरोप लगा दिए कि बीजेपी के नेता हमको गाली देते रहते। तो कुल मिलाकर के अब हवा जब खिलाफ बह गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब करने से, और मैं इतना मानता हूं कि हो सकता है, क्योंकि फाइनली उनको अपना भी तो अस्तित्व बचाना है। क्या चाहते हैं कि कांग्रेस की, जैसा कि शुरुआत में ही राजेश भाई ने कहा कि सब कांग्रेस के ही वोट निकल के वहां गए, तो क्या करें, वो हट जाए। और मध्य प्रदेश में एक और लाइन बोल दो कि भैया महाराष्ट्र में आप देखिए कि ये जो अजित पवार और छगन भुजबल के अगर बयान देखिए पिछले 2-3 दिनों के, तो अजित पवार ने एक तो कहा कि मैं मंत्री हूं, वित्त मंत्री, और नहीं रहूंगा पता नहीं। एक दूसरा कहा कि जो है दूसरा कहा कि 5% जो है मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, हम ये कैबिनेट में बैठ के बात करेंगे। अब मुसलमानों को आरक्षण और बीजेपी से क्या संबंध है आपको पता है। फिर जो है वो छगन भुजबल बोल रहे हैं कि ओबीसी को नहीं लाया तो कैसे काम चलेगा। तो कुल मिलाकर के जब तमाम तरीके के अंदर विरोध है, और ये मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ। और कांग्रेस ने जो एक नोट लिया है, ओबीसी का जो नोट लिया है, जो सामाजिक न्याय का नोट लिया है, अभी जो राजेश भाई बोल रहे थे कि ओबीसी का वोट बैंक शिवराज सिंह चौहान के साथ है, एक मजबूत वोट बैंक है,
लेकिन सामाजिक न्याय का जब इशू कांग्रेस ने ले लिया है तो वो वोट बैंक पे फिसलेगा, क्योंकि वो देख रहा है वहां का ओबीसी, ओबीसी भी अब चेतना रहित समाज नहीं है, उसके भीतर भी जातीय चेतना है। और वो देख रहा समाज कि अगर मोदी जी फिर आ गए तो कई खेल बदल जाएंगे, फिर राहुल गांधी भी बचाने नहीं आएंगे, फिर बचना बड़ा आसान नहीं होगा, पता नहीं गांधी जैसा कौन आएगा, कितने रक्तपात होंगे, कितना क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए इस बार पूरा बहुजन समाज जो है वो इस बार मन बना करके बैठा है कि हमको राहुल गांधी या कांग्रेस का जो गठबंधन है इसीलिए हम वहां जा रहे हैं। और ये अचानक नहीं, एक और परिवर्तन देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी जो है, जो घोर तौर पे कांग्रेस के खिलाफ थी, आज कांग्रेस के खिलाफ बोलने में बहुत सकचा रही है, उसको टेंशन हो रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ कैसे बोल दे। तो ये क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि उनका अस्तित्व बिना कांग्रेस के अब आगे नहीं रहने वाला है। कांग्रेस के छतरी के तहत जो नीतीश कुमार ने लाइन बोली थी कि हमको कांग्रेस के साथ ही आना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है, तो कोई जगह नहीं है, ये बात पक्की है। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वही लाइन आगे आने वाले चुनाव में होगा, और जो सीटों का बंटवारा होगा लोकसभा चुनाव में उसी लाइन पर होगा। मैं धनंजय जी चलते चलते एक चीज जरा आपसे पूछ लूं, फिर से मैं थोड़ा बिहार की तरफ फिर से आ रहा हूं। एक और चीज हुई थी, मालूम नहीं उसको बीजेपी ने बहुत उभारा नहीं, लेकिन वो शुरू में कुछ आया कुछ चला, लेकिन उसको नीतीश जी तेजस्वी यादव को लेके दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्मदिन था उनकी स्टैचू पे जाके चले गए थे, और उसको शुरू में कोशिश की गई बहुत उभारने की कि भाई नीतीश जी गुस्सा है, नीतीश जी को रोल नहीं दिया जा रहा है, नीतीश जी इसलिए है, नीतीश जी फलाना है, हम नीतीश जी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नीतीश जी। मतलब मैं सारे लोगों को ये मान लूं, लेकिन जहां पे आज नीतीश जी और तेजस्वी यादव खड़े हैं, और जो मेरा अपना फिर से पॉलिटिकल सेंस है, लालू यादव जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जो आरजेडी है वो तो चाहे वो कांग्रेस की तरह शायद दूसरी अकेली पार्टी देश की है, जो कुछ हो जाए, अगर लालू यादव जब तक जीवित हैं तब तक आरजेडी कम से कम किसी भी हालत में किसी भी तरह का टैक्टिकल सपोर्ट वो सपोर्ट नहीं करेगी। मैं थोड़ा इस पे आपका इसलिए करना चाहूंगा कि उस दिन नीतीश जी का ये एक्शन जो था, क्योंकि लोग उसको रिलेट कर रहे थे कि उसी दिन हरियाणा में रैली थी, चौटाला जी रैली कर रहे थे, और वो उससे पहले कंफर्म किए थे फिर नहीं गए थे। मैं थोड़ा इस परिप्रेक्ष्य में एक अंतिम एक जल्दी से टिप्पणी ले लूं, क्योंकि ये नैरेटिव सेट करने में थोड़ा इससे फर्क पड़ता है। नहीं, नीतीश कुमार ये जो गए थे उस पर कई चर्चा हो रही है, काफी लोग बोल रहे हैं। देखिए, मैं उसको दो तरह से देखता हूँ। एक तो ये है कि वो राजकीय प्रोग्राम घोषित कर दिया गया था जब बीजेपी और नीतीश कुमार साथ थे दीनदयाल उपाध्याय को लेकर। और आप गौर कीजिएगा अगर, तो नीतीश कुमार हमेशा सबसे ज्यादा जो चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं उनकी अटल बिहारी वाजपेयी की, और अटल बिहारी वाजपेयी दीनदयाल उपाध्याय की चर्चा करते रहते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति जो है, जैसे उनकी आप याद कीजिए दिल्ली गए थे, दिल्ली मिलने के लिए, और नीतीश कुमार और उनकी समाधि पे गए, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी, उस पर पुष्प चढ़ाए वगैरह वगैरह, ये सब बातें आई थी। नीतीश कुमार जिस तरह के राजनीतिज्ञ हैं, नीतीश कुमार की विचारधारा तो समाजवादी रही, लेकिन समाजवादी विचारधारा में भी एक ऐसी विचारधारा मिक्स हो गई जो आप ले लीजिए लोहिया से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस तक, तमाम वो लोग जो है आरएसएस के साथ खड़े हुए, हर जगह खड़े हुए गैर कांग्रेसवाद के इसमें। जॉर्ज फर्नांडिस तो भयंकर विरोधी थे कांग्रेस पार्टी के, मैं उनको नजदीक से जानता हूँ क्योंकि हमारे इलाके से 2-3 बार वो चुनाव लड़े, जीते। तो वो तो भयानक विरोधी थे। नीतीश कुमार तो फिर भी एक बार कांग्रेस के प्रो रहे, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेसी व्यक्ति थे, और जो पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे अनुग्रह नारायण सिंह, उनके बड़े क्लोज थे उनके पिताजी नीतीश कुमार के पिताजी, और जिस कास्ट से बिलोंग करते वो सब कांग्रेसी हुआ करते थे उस वक्त। लेकिन अभी जो हालात है, नीतीश कुमार जिस तरह से ये कर रहे हैं, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी विचारधारा की जगह पे वो ये रहे कि सबके साथ चल रहे हैं। वो उनका एक, अभी देखिए सबसे ज्यादा बिहार में वैकेंसीज निकल रही, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा समा बंधे जिसमें बिहार के डेवलपमेंट की बात की जाए सबसे ज्यादा। और बिहार के डेवलपमेंट में जब बाधा बनने लगी बीजेपी कि वो जो है दंगा वाला खेल ज्यादा चलने लगा, तो फिर वो आए इनके साथ, आरजेडी के साथ आए। और आरजेडी के साथ अब जब आए हैं तो देख लीजिए जिस तरह से वो तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस बात से नाराज हुए उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए और पार्टी छोड़ करके चले गए। तो वो नीतीश कुमार को ये पता है कि उनके जाने के बाद पार्टी रहने वाली नहीं है, उनको भी मालूम। तो जब पार्टी नहीं रहेगी
तो पार्टी में जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए सहज जगह कहाँ है? तो सहज जगह जो है वो कांग्रेस है। तो जब जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे वैसी परिस्थिति में, जिसको जहां जाए, आरजेडी में जाना है आरजेडी में जाए, कांग्रेस में जाना है कांग्रेस में जाए, तो वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो आलोचना का शिकार तो इस वजह से होते हैं, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं समन्वय स्थापित करने की हर विचारधारा के साथ। जैसा कि शुरुआत में अगर गांधी जी को देखिए तो जो सरकार बनी थी पहली बार, उसमें तो सब लोगों को लेकर के आए थे वो, कि भाई चलो सब, अम्बेडकर भी आ जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आ जाए, फलां भी आ जाए, देखाना भी आ जाए, सब आ जाए। तो नीतीश कुमार लगता है वो उसी इरा में चले गए, वो भी वही कर रहे हैं कि सबकी जय जय हो जाए। जी।